Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो मैं बार बार इसको इतना ज्वाइन करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो भी हमारे न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आते हैं उनके बैकग्राउंड नोट्स मिल जाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर ईडी के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है ईडी क्या है या फिर जलीकट्टू क्या है। ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड पोर्शन यहाँ पे दे दिया जाता है। साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है और उसके बाद डेली करंट अफेयर के वीडियो का नोटिफिकेशन और डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, यानी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स। ओके, तो गाइज ज्वाइन करना इसे बिल्कुल मत भूलना और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने दे भी रखा है। ओके, नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज जो है आप लोग को मैप में जाकर देखना है मॉस्को को, ठीक है। मॉस्को कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है और कौन कौन सी जगह हैं जो कि मॉस्को से बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सभी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जिससे मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप लोगों ने जाकर मैप में इसे देखा है। दूसरी चीज़, जिसको नहीं मालूम है वो एक बार जाके क्लियरली इसको मैप में देख ले और कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है वो चीज़ें शो कर ले, फिर उसके बाद जाके आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करे, जिससे कि वो लंबे समय तक याद रख सकता है। नाउ बढ़ेंगे आगे और सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा ये वाला। नाउ ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर बात करी गई है वैक्सीनेशन के बारे में। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है इंडिया के अंदर। हमने 2 वैक्सीन को देना चालू कर दिया है। 2 वैक्सीन कौन कौन सी हैं, वो है एक कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन। तो स्टार्ट कर दिए तो हमने देखा 2 दिन के अंदर, क्योंकि 16 तारीख हो गई, एक 17 तारीख हो गई, आज कितनी है, आज 18 तारीख है, यानी इन 2 दिन के अंदर जो है हम लोगों ने 2.24 लाख वैक्सीन दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। 2.24 लाख वैक्सीनेटेड कर चुके हैं इन जस्ट 2 डेज। और अगर हम बात करें सबसे खतरनाक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ये देखने को मिली कि जो 447 हैं उनमें से उनमें एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिला, यानी उनके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली हैं इस वैक्सीन को देने के बाद, ठीक है। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ तो जब हमने बात करी थी कि वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले यानी 15 जनवरी को हमने प्लान किया था कि हम लोग एक दिन के अंदर 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने वाले हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों का प्लान लगातार चल नहीं पाया। अभी हम लोगों ने 2 दिन के अंदर 2.24 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया। और सेकंड चीज़ यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 447 लोग ऐसे हैं जिन्हें एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला, जिन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इस वैक्सीन को लेने के बाद। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा थोड़ा सा दर्द, जैसे छोटा मोटा दर्द देखने को मिला है, माइल्ड स्वेलिंग, सूजन सी हो गई है, नौसिया, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। और 447 में से 3 लोग तो ऐसे निकले जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, यानी जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन है, लेकिन बाकी लोगों का अभी तक नॉर्मल माना जा रहा है कि उन नॉर्मली तरीके से उन लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे ये था पहला वाला आर्टिकल जिसके अंदर वैक्सीनेशन रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई ना। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बताया ये जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, और वो क्या करने वाले हैं। अभी आप लोगों को मालूम है 26 जनवरी आने वाला है, तो रिपब्लिक डे पर फार्मर्स जो है ट्रैक्टर परेड करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर से परेड निकालेंगे। तो उसके लिए काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्हें मना करा जा रहा है, ठीक है, कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे मना ही करा जा रहा है कि ना करा जाए ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी बोला गया नो डिसरप्शंस, कोई भी डिसरप्शंस नहीं होगा ऑफिशियल सेरेमनी में। यानी जो भी ऑफिशियल सेरेमनी चलती है जैसे कि परेड वगैरह होती है हमारे आर्मी पर्सनल्स के द्वारा, वो एज इट इज़ चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई बाधाएं नहीं आएंगी। फार्मर्स अपना अलग से जो है ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। अब ये ट्रैक्टर परेड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है फार्म बिल्स के अगेंस्ट, तो उसी के लिए
ये ट्रैक्टर परेड निकालेगा। ठीक है, तो गैस ये थे 2 आर्टिकल। नाउ बढ़ेंगे आगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2 चाइनीज़ नेशनल्स हैं जिनको अरेस्ट करा लिया है ईडी के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 चाइनीज़ लोगों को अरेस्ट करा फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। भाई वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। चलो मैं आगे बताता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ईडी क्या है। देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए ये ईडी है क्या। तो चलो डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बोल लो, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ को लागू करती है। और अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक लॉज के लिए। जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड लॉज होते हैं या फिर इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं इंडिया में, मतलब मनी रिलेटेड, ज़्यादातर जो पैसों से रिलेटेड क्राइम्स वगैरह होते हैं या पैसों से रिलेटेड लॉज होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, वो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले ऑफिसर्स, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये सारे ऑफिसर्स होते हैं इस बॉडी के अंदर। नाउ अगर हम बात करें, ज़्यादातर इस बॉडी जो है फोकस करने लगी है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। नाउ ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखो मनी लॉन्ड्रिंग आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि जैसे गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, यानी जो ब्लैक मनी होता है उसको हम कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेट करके उसे वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो है तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, ठीक है, तो उसे हम लोग वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यानी ब्लैक मनी को हम लोग कोई सी चीज़ को परचेज कर लिया हमने, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो, तो फिर उस तरीके से जो है वो मनी वो जो मनी है वो वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो है इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे केसेस देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। फिर से मैं बताता हूँ, ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, ना उसके बाद इसके बराबर वाला आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आर्टिकल में कुछ है नहीं जानने के लिए, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, वो है जलीकट्टू। ये जलीकट्टू क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एक यूथ है, एक जवान जिसकी डेथ हो गई है, वो जलीकट्टू खेलते हुए, ये एक स्पोर्ट है, ये एक बुल टैमिंग स्पोर्ट है। बुल टैमिंग यानी एक सांड को कंट्रोल करने वाला स्पोर्ट्स होता है ये। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में भी। चलो थोड़ा सा हम लोग टेलीग्राम पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जलीकट्टू इस तरीके से यहाँ पे फॉलो अप करा जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये एक स्पोर्ट है तमिलनाडु का, इसे कंट्रोवर्शियल स्पोर्ट बोलते हैं। इस तरीके से बुल को कंट्रोल करना होता है। अगर हम इसकी सिचुएशन के बारे में बात करें, तमिल वर्ड जो है आप कह सकते हो, इस जलीकट्टू को बैन भी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। 2014 में इसको बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई बैन नहीं होना चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से हम लोग इसको फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत पुरानी तरीके से इसको फॉलो अप करा जा रहा है, कम से कम 2000 साल पहले का ये खेल है। तो नहीं चाहते लोग कि इसको बैन करा जाए। ना थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये बुल को टैम करने वाला यानी बुल को कंट्रोल करने वाला जो स्पोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली कहाँ कहाँ पर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसे हम लोग जलीकट्टू बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम बात करें तो बेसिकली जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी के महीने में सेकेंड वीक में जो है दूसरे सप्ताह में इसको खेला जाता है, इस स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, ना उसके बाद बात करें, जो ये स्पोर्ट है कम से कम 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है, ये लंबे समय से हम लोग इसको खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि भाई कोई किसी का बुल होगा, किसी का सांड होगा, ये जिसको कंट्रोल करा जाएगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो जो विनर होगा वो बुल का ओनर होगा, यानी जिसका सांड है वो विनर माना जाएगा। होता क्या है कि सांड के सींग में जो है कॉइन्स वगैरह होते हैं, वो निकालने होते हैं और कंट्रोल करना होता है बुल को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना होता है। नाउ अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से बुल्स को यूज़ करा जाता है, तो उन बुल्स के, उन नेटिव बुल्स यानी उसी लोकल एरिया में पाए जाने वाले सांडों के नाम बताए गए हैं। वो जैसे कि यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कंगयम, और दूसरा पुलिकुलम, और यहाँ पे उम्बलचेरी और बारूगुर, मलायमाडू। तो ये सारे जो है नेटिव आप कह सकते हो बुल्स के क्रीड्स हैं,
तो ब्रीड्स हैं जो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन बुल्स का इस्तेमाल करा जाता है जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स में, ठीक है, जो इस तरीके का खेल होता है। ओके, तो गाइज ये था हमारा आर्टिकल। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन सकता है, तो हम इसको स्किप नहीं करने वाले। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हम डिस्कस करें। नाउ बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जो वहाँ के लीडर हैं फारूक, ठीक है, इन्होंने पीएम साहब से बोला कि जो 4G कनेक्शन है उसको वापस से रीस्टोर करा जाए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में हमने 4G कनेक्शन को काट दिया था, आप लोगों को मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, वहाँ पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, ठीक है। आर्टिकल 370 का जो है एब्रोगेशन किया गया और उसी की वजह से 4G कनेक्शन को रीस्टोर करा गया है, ठीक है। और उस क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस वजह से हम लोगों ने कनेक्शन वगैरह काट दिए थे। नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। और पेज नंबर 8 पे अगेन जो हमने अभी पेज नंबर 1 पे आर्टिकल पढ़ा है वही सेम, 2.24 लाख लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, जिसमें से 447 लोगों को जो है एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी हमने इसको भी कवर किया कि 2 चाइनीज़ नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद इसको जलीकट्टू के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाले। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 9 पे यहाँ पे आप लोग को ये आर्टिकल दिखेगा, यूपी के लॉ के बारे में बताया गया है। देखो, जब से यूपी में ये लॉ लागू हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहा है, ठीक है, काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर के अंदर कवर करा गया है। तो बीच बीच में हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कभी कभी रिवाइज़ करवा देता हूँ, तो आज हम फिर से इसको रिवाइज़ करने वाले हैं। तो यूपी में एक लॉ पास करा गया था जो कि रिलीजन से रिलेटेड था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड ये लॉ है। मैं भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो वो बताया गया कि भाई जो सूरजपुर के अंदर जो पुलिस है उसने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, ठीक है, 4 लोगों को अरेस्ट किया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये लोग, इन लोगों का हाथ था कन्वर्सन ऑफ द रिलीजन के अंदर, यानी कि इस लॉ के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। अगर हम बात करें यूपी का लॉ क्या है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो यह है यूपी का लॉ, इसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020। तो ये 2020 में ये लॉ लागू करा गया था। इसमें क्या है कि कोई एक पर्सन है, मान लो ये एक पर्सन है, तो और ये है पर्सन बी, ये दूसरा पर्सन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो ए वाला व्यक्ति है वो बी को फोर्सफुली इसका रिलीजन नहीं बदलवा सकता, ठीक है। फिर से सुनना, मान लो ये है मेल, ठीक है, ये है मेल व्यक्ति और ये है फीमेल है। तो ये जो मेल पर्सन है ये फीमेल को ज़बरदस्ती इसका रिलीजन नहीं बदलवा सकता, क्योंकि देखो काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि शादी करवाने के लिए फोर्स करा जाता है कि भाई उसका रिलीजन चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़बरदस्ती रिलीजन ना करवाया जाए, चेंज ना करवाया जाए, उसके लिए इस लॉ को लाया गया। और इस लॉ में क्या सज़ा है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी का धर्म बदलवाता है तो फिर उसको कम से कम 1 से लेके 5 साल तक सज़ा होगी, साथ ही साथ एक काफ़ी भारी भरकम फाइन भी लगेगा। नाउ अगर यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है, मतलब कि कोई भी मेल व्यक्ति है अगर वो किसी वेमेन को, और वो भी एससी और एसटी कैटेगरी की वेमेन को आप कह सकते हो रिलीजन चेंज करने पर मजबूर करता है, तो फिर उस व्यक्ति को सज़ा जो है और बढ़ जाएगी और उसको कम से कम 3 से 10 साल की सज़ा होगी। साथ ही साथ जो आप कह सकते हो फाइन है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे ये था यूपी का लॉ, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना क्योंकि काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर इसको कवर करा जा रहा है। नाउ आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमने आज पे थंबनेल भी बनाया है इसके ऊपर, और इससे मालूम भी चलता है कि हाँ भाई द हिंदू कितना ऑथेंटिक है और द हिंदू में जो ये न्यूज़पेपर है कितना दम है। देखो हुआ क्या है, अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, ठीक है। अर्नब गोस्वामी आप लोगों को मालूम होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, टीआरपी स्कैम और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट जो है लीक हुई है। और ये व्हाट्सएप चैट किसके किसके साथ कर रहे थे, ये व्हाट्सएप चैट कर रहे थे बार्क के सीईओ के साथ। बार्क क्या, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होता है, यानी कि जो कि टीआरपी वगैरह को, जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है जिनको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। तो जो बीआरसी है, सॉरी बीएआरसी, उसके सीईओ हैं, फॉर्मर सीईओ, पहले के सीईओ थे जिनका नाम है पार्थो दास गुप्ता। इनके साथ बात चल रही थी। तो अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं,
और वो व्हाट्सएप चैट लीक हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये ऑथेंटिक हैं या नहीं। लेकिन इस व्हाट्सएप चैट में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो कि आप कह सकते हो आप पूरे भारत के लिए सबसे चिंता वाली बात है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हुई हैं आपस में इन दोनों के बातें, ठीक है। अब ये क्या क्या बातें हुई हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये है कि ये बात करी गई जो अर्नब गोस्वामी हैं उनको पता था पहले से ही जो बालाकोट स्ट्राइक हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक से पहले ही इसको अर्नब गोस्वामी को ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जैसे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले ही अर्नब गोस्वामी को इन्फॉर्मेशन थी। यानी कि अर्नब गोस्वामी को सारी चीज़ों से पहले जितने भी हमने बड़े बड़े स्टेप उठाए हैं उससे प्रायर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी, पहले से इसके पास इन्फॉर्मेशन थी। ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं इस चीज़ के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस जो है व्हाट्सएप चैट के अंदर लीक करी गई है। वो न्यूज़पेपर के अंदर सही से बताया नहीं गया क्योंकि मैंने देखा था न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें डिटेल बता रखा है। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो 3600 पेज जो है ये 3600 पेज का चार्जशीट बनाया गया है, ठीक है। आप कह सकते हो सॉरी 3600 कर रहा हूँ 3400 पेज का चार्जशीट बनाया गया है। और इन पेजेस में पूरी की पूरी व्हाट्सएप चैट को लीक करा गया है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ कितनी बातें हुई होंगी और कितनी सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। मेन हाईलाइट यही है कि जो बालाकोट स्ट्राइक है उससे पहले अर्नब गोस्वामी को मालूम था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हम बात करें तो मीडिया ने इस न्यूज़ को इतना कवर नहीं किया, मीडिया ये बात दबा रहा है। ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पे मीडिया इतना अच्छा है नहीं, मीडिया बिक चुका है पूरा का पूरा। तो मीडिया पूरी बात दबा रहा है इसको, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर ये कहीं विदेशों में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर वहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होती ना तो ये कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक हेडलाइन बना रहता है ये आर्टिकल, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक डेंजरस आर्टिकल तो है ये, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या चीज़ है कि हम लोगों के मीडिया ने इसको कवर ज़्यादा किया नहीं है। ओके, चलो फिलहाल हम लोग अभी भी इतना ही कवर करते हैं जितना ये है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। खैर ज़्यादा डिटेल में अगर गया तो कम से कम 20 मिनट इस पे ही लेक्चर पे निकल जाएंगे इस आर्टिकल पर ही, ठीक है ना। उसके बराबर वाला आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को इन द G7 समिट। तो जून में ये G7 समिट होने वाली है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर लिया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा, ठीक है। तो नाउ गाइज यहाँ पे इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करने वाला है, साउथ कोरिया को भी इनवाइट करा गया है कि वो पार्टिसिपेट करे इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। इन चीज़ों के क्या है इन इस G7 समिट के अंदर जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो जून के टाइम में समिट होगी, ऑब्वियस सी बात है आगे अगर समिट होती है तो ढेर सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे एंड देन वी विल कवर नाउ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है 8 मोर ट्रेन्स कनेक्ट टू केवाडिया। केवादिया कहाँ पर है, गुजरात के अंदर ये केवादिया पड़ता है। और गुजरात में जो केवदिया जगह है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है। तो फिर गाइज वहाँ पे हम लोग ट्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं ताकि टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा हम लोग अच्छी तरीके से फोकस कर पाएँ उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर। तो 8 मोर ट्रेन्स कनेक्ट करी जा रही हैं टू दी केवादिया। कहाँ कहाँ से कनेक्ट करी जा रही हैं उसकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने झंडी दिखा दी है, फ्लैग ऑफ कर दिया है काफ़ी सारी ट्रेन्स को और कनेक्टिविटी बढ़ा दी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। नाउ बात करते हैं यहाँ पर हमारे मोदी जी के द्वारा बोला गया कि जो नई ट्रेन्स हैं उनको कनेक्ट करा जा रहा है केवादिया तक। केवादिया से आप कह सकते हो चेन्नई, वाराणसी, रेवा, दादर और दिल्ली, यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। इतनी दूर दूर से कनेक्टिविटी करी जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बड़ी लाइन और छोटी लाइन होती है तो बड़ी लाइन भी बनाई जा रही है। जो ब्रॉड गॉजिंग है दभोई चंदोड़, ठीक है, दबोई चंदोड़ सेक्शन और साथ ही साथ न्यू लाइन बिटवीन चंदोड़ एंड केवाड़िया, ये सब हेल्प करने वाली हैं इस रीजन को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जो है ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी अगर इस रीजन में तो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। ऑब्वियस सी बात है लोगों का घूमने का मन करेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे और भी सिचुएशन देखने को मिलेगी, उस पर्टिकुलर जगह की इकॉनमी डेवलप होगी और भी बहुत सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि ट्रेन्स को कनेक्ट करा गया है टू दी केवादिया। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरो इंडिया के बारे में। देखो एरो इंडिया एक कॉन्क्लेव होता है, ठीक है, एक कॉन्क्लेव ये होता है और ये कॉन्क्लेव होने वाला है अगले महीने।
तो अगले महीने कॉन्क्लेव होगा, तो इसके अंदर जो इंडिया है वो अपने हेलीकॉप्टर्स प्रेजेंट करेगा। और खासकर अगर हम बात करें तो इंडिया अपने कौन से हेलीकॉप्टर को, इंडिजीनियस बनाए हुए हेलीकॉप्टर को प्रेजेंट करने वाला है, शोकेस करने वाला है, वो है सबसे पहला तो LUH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। एक वेपनाइज्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। सॉरी, एक ये LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, और दूसरा है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, तीसरा LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो इन तीनों हेलीकॉप्टरों को हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं आने वाले अगले महीने में, जो कॉन्क्लेव होने वाला है एरो इंडिया का, उसके अंदर। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये रिवील करा ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ओके, ना उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और चलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड पेज। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोग को ये देखने को मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा, अभी 20 जनवरी को क्या होने वाला है। ट्रंप जो है वहाँ से ऑफिस से निकलेंगे और जो बाइडन आकर ऑफिस में बैठेंगे। तो पहले दिन पर जो बाइडन है वो रिवर्स करने वाले हैं सारे ट्रंप के ऑर्डर्स, जितने भी यहाँ पे गलत सलत ऑर्डर्स हैं उनको रिवर्स करा जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको ज्वाइन करा जाएगा। बहुत सारी सिचुएशन हम लोगों को अच्छी अच्छी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्टेप्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें अफगानिस्तान के जो टॉप कोर्ट है उसके अंदर जो गनमैन है, उन मतलब गनमैन ने 2 विमेन जजेस की हत्या कर दी है, तो उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, ये सारे हेडलाइंस आप लोग देख सकते हो और इस आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। देखेंगे 2 से 3 एडिटोरियल हैं जो कि आज के इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल के ऊपर। सबसे पहला एडिटोरियल आता है वैक्सीन से रिलेटेड, इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस को लेकर। इंडिया मस्ट इंश्योर अप्रेजल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वैक्सीन्स इज डिसमिनेटेड वाइडली। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम है हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया कब से, 16 जनवरी से। 16 और 17 2 दिन हो गए हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट करे हुए। इंडिया ने लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया पूरे इतिहास में, और कम से कम 2 लाख लोगों को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। और हमने 2 लाख लोगों को कम से कम 3350 सेशन रखे थे, उस सेशन के अंदर इन लोगों को पहले दिन पर ही वैक्सीन दी है। और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि हम लोग दे रहे हैं इंडिया के अंदर? मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन है। पहली है कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन है पहली, और दूसरी है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरी है कोविशील्ड। और कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया के अंदर मेड इंडिया 2 वैक्सीन्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग किस तरीके से वैक्सीन्स को, आप कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर वैक्सीनेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, फिर उसके बाद जो है जिन लोगों की 50 साल की उम्र है, 50 साल से ज़्यादा हैं, ठीक है, 50 साल प्लस हैं, तो उन लोगों को जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पे वैक्सीन देने वाले हैं। पहले उन लोगों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये है थोड़ा सा इकॉनमी रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है। तो इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या सिचुएशन है। पहले तो बताया गया भाई इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी की हालत। तो जो नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक रहा है साल 2020 में, इसने तो बहुत बुरी हालत कर दी इंडिया की जीडीपी की। अगर हम बात करें रेट के टर्म्स में तो माइनस में पहुंच गई थी इंडिया की जीडीपी, -23.1 चल रही थी। और अगर हम बात करें सेकंड क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, हालांकि रही माइनस में भी है अभी भी, -7.5% जो है जीडीपी रह रही है अभी। अगर हम बात करें जीडीपी इतनी अच्छी है नहीं। और अगर हम बात करें कोविड-19 से पहले से ही ये सिचुएशन थी, यानी कि अगर हम देखो बात करने पे आते हैं तो फिर अगर ये सोचना है कि इकोनॉमी जो है, अगर हम ये माने कि जो इकोनॉमी है वो साल 2020 में ही बिगड़ी है, तो ऐसा नहीं है। इकॉनमी हमारी कोविड-19 पैंडमिक आने से पहले ही बुरी हालत थी। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जीडीपी है इंडिया के अंदर, वो आप कह सकते हो बिफोर द पैंडमिक ही बुरी हालत थी। 2019 के अंदर ही कुछ हमारा हालत अच्छी नहीं चल रही थी, और कोरोना वायरस ने आके बिजनेसेस चौपट करके सारी चीज़ें बंद कर कर और ज़्यादा उसकी बुरी हालत कर दी, और ज़्यादा माइनस के अंदर गिरा दिया। अगर हम बात करें क्या इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, तो भाई ऐसा नहीं। इंडिया के साथ साथ जो भी एडवांस इकॉनमीज़ हैं उनमें भी ऐसा हुआ है, यानी कि खासकर बात करें बड़ी से बड़ी इकॉनमी के साथ भी ऐसा देखने को मिला। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल ब्राज़ील के अंदर
बुरी हालत हो गई इकॉनमी को लेकर अर्जेंटीना के अंदर, और उनसे भी बढ़कर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएस के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, यहाँ सभी सिचुएशन देखने को मिली है, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। ऑब्वियस सी बात है, जॉब्स वगैरह गई हैं सारी कंट्रीज़ में, पूरी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कहीं भी हो उसकी इकॉनमी डाउन होगी ही होगी। ओके, लॉकडाउन की वजह से अब ठीक है, तो यहाँ पे जॉबलेस हुआ, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, जिनकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लोज ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोज ऑफ फाइनेंस में, तो एक हमारे कार्ल मार्क्स हैं, उनका क्या कहना है, इकोनॉमिस्ट हैं। तो जो फिक्शियस कैपिटल है, फ्लोज ऑफ फिक्शियस कैपिटल जो है, इसकी वजह से भी बुरी हालत हो रही है, ठीक है। ये फिक्शियस क्या है, फिक्शियस कैपिटल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट, यानी जो उधारी का काम होता है, वो उधारी सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होती है, चाहे वो बॉन्ड्स, फ्यूचर अर्निंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो, ठीक है। जितने भी यहाँ पे अर्निंग्स हैं जो कि फिक्शियस कैपिटल में है, यानी कि जो भी फ्यूचर के लिए करी गई हैं, मतलब कि अभी हमारे पास सब कुछ उधार चल रहा है, तो इसकी वजह से भी एक बुरी हालत हो जाती है, यानी कि उधारी में ही सारा काम चलेगा, तो फिर यहाँ पे भी इससे क्या होगा, जो है आप कह सकते हो, और जो भी हमारी फ्यूचर अर्निंग्स हैं बेसिकली उनको हम क्या कह सकते हैं, अनअर्नड इनकम कह सकते हैं, यानी कि अभी तक हमने जो नहीं कमाई है वो इनकम है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो फ्लोज ऑफ फाइनेंस है, यानी कि किस तरीके से फाइनेंस जो है फ्लो हो रहा है, तो उसमें अगर हम बात करें तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट देखने को मिल रहा है, उधार देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके की चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोगों को नई नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, और ज़रूरत है हम लोगों को जो भी ये पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर बदलाव करा जाए और इनको इम्प्रूव करा जाए, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर बेसिकली इकॉनमी के बारे में बात करी गई थी ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, यहाँ पर बात करी जा रही है अपडेट डिबेट। देखो, अभी व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना, मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है। यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कल पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कल पढ़ लिया था, कल न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डिटेल में जाने की, क्योंकि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बात करी गई है कि अभी इसकी जो डेडलाइन थी वो थी 8 फरवरी। तो 8 फरवरी इसकी डेडलाइन थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है मई में, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आई गई, इसको इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवरेज मिला, इतना ज़्यादा इसको कवर करा गया, क्रिटिसाइज़ करा गया, तो व्हाट्सएप इतनी बड़ी कंपनी को भी अपना जो है डेडलाइन को बढ़ाना पड़ा कि अब जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको थोड़ा सा और टाइम दिया जा रहा है, और इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो पीछे वाला वीडियो यानी कल का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना ज़रूर, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।